Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 21st of the October 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज का जो मेन आर्टिकल है नॉट जस्ट ए केस अबाउट इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन, जिसको आर.के. विज ने लिखा है, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। उनका जो इसमें मेन फोकस है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है वो किस तरीके से होना चाहिए और कानूनी प्रोविज़न क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस पर क्या व्यू है, ओपिनियन है, क्या जजमेंट है। अभी देखा गया कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 लोगों को जिन्हें फांसी की सज़ा हो चुकी थी उन्हें एक्विटल कर दिया, उन्हें छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि सीबीआई ने जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए थे वो ठोस नहीं थे और केवल जो है उसने जो कबूल किया था उसी के आधार पर था, अदरवाइज कुछ उसमें नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। तो अब यहाँ पर मामला ये फंसता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक्यूज्ड है वो गिल्टी है कि नहीं है, तो ये जो जांच का मामला है ये कभी काफ़ी ग्रेव कंसर्न का मामला है और इसमें हमें किस तरीके से डे टू डे रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। रिसेंटली देखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक राजेश वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था, जिसमें जो एक एक्यूज्ड पर्सन था जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज था, उसके जो कन्विक्शन को सुप्रीम कोर्ट एक साइड रख दिया और कहा कि एक्चुअल में देश में एक कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि जो गिल्टी है, अपराधी है, वो टेक्निकलिटीज के वजह, कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से बच जाते हैं। अतः जो है कोर्ट को ये बात कोर्ट ने ये कहा कि हमें ये पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, कुछ इसमें जो इलीगल चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन में हो रही हैं उसे बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कमेंट किया कि जस्टिस मालिमत कमेटी की जो रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट नंबर 239 है उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर देखा जाए जस्टिस मालिमत कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा है तो उसका देखा सारांश तो उसमें मेनली ये चीज़ का है, जो विक्टिम है, विक्टिम है चाहे एक्यूज्ड पर्सन है, एक्चुअल में उन्होंने विक्टिम के साथ साथ एक्यूज्ड पर्सन को कहा उनके फंडामेंटल राइट की, एक्यूज्ड पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक किसी व्यक्ति को हम जो है एक्यूज्ड को क्रिमिनल नहीं मान सकते हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर देखा जाए जो भारत में इन्वेस्टिगेशन होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत होता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 ये जो है क्या कहता है, सेक्शन 27 विच ले डाउन कंडीशन ऑफ द एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी फैक्ट डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर वो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस में तो वो चीज़ें कोर्ट में एडमिसिबल भी होनी चाहिए, कोर्ट उसे एक्सेप्ट करे, इस तरीके से हमें डिस्कवरी करनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। अगर देखा जाए कोर्ट ने ये भी पाया कि जो पुलिस कस्टडी है अगर उसमें देखा जाए किसी व्यक्ति को जब तक फार्मली अरेस्ट न किया जाए तब उस एक्यूज्ड पर्सन को जब तक नहीं किया जाना, किसी पर्सन को फार्मली अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च न हो जाए। यानी देखा जाए किसी व्यक्ति ने जब तक अरेस्ट न हो तब तक उसे हम क्रिमिनल भी नहीं मान सकते हैं। अगर आगे देखा जाए तो मान सिंह 1959 का केस है जिसमें कोर्ट ने यह भी पाया कि जो कस्टडी का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि डिटेंशन या कन्फाइनमेंट हो, उसको जेल में ठूंस दिया जाए तभी कस्टडी होता है। कस्टडी का मतलब है अगर कोई व्यक्ति जो इनडायरेक्ट कंट्रोल भी है, किसी व्यक्ति के मूवमेंट को इनडायरेक्टली पुलिस जो है एक सस्पेक्ट के माध्यम से, एक सस्पेक्ट जो है संदेह की दृष्टि से अगर उस पर नज़र रख रही है पुलिस, तो भी उसको भी हम पुलिस कस्टडी मान सकते हैं। छोटे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का भी एक मामला है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है तो इसका मतलब ये नहीं है, तो पुलिस कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि एक्यूज्ड जो है वो पुलिस थाने में हो। अगर कोई सर्विलेंस में, पुलिस कंट्रोल के सर्विलेंस में है या जो है पुलिस कंपनी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पुलिस को लगातार जब चाहे उससे बात कर सकती है, इस तरह की अगर कंपनी है तो भी हम उसे पुलिस कस्टडी मान सकते हैं। पुलिस कस्टडी का मतलब वो डिटेंशन नहीं है। आगे देखा जाए स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ड्यूमन उपाध्याय 1960 में भी क्या कहा गया, एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम एविडेंस रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन एलिज टू बी गिवन बाय हिम कैन बी प्रूव्ड बाय द इस सेक्शन जो हमारे 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 है, उस माध्यम से हमें किसी भी पर्सन जहाँ से हमें एविडेंस मिल रहे हैं एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमें डिस्क्रिप्टिव ऑफ द पर्सन, एक पर्सन का जो डिस्क्रिप्टिव है उस तरीके से पेश होना चाहिए। अगर देखा जाए मोहम्मद दस्तागिरी वर्सेस स्टेट
1960 में एक मामला आया जिसमें टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉट नेसेसरी दैट व्हेन ए स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन ही शुड बी एन एक्यूज दैट इज इनफ इफ ही इज एन एक्यूज पर्सन व्हेन इट इज sought टू बी प्रूव इन द कोर्ट। तो कोई भी व्यक्ति अगर स्टेटमेंट दे रहा है, जैसा कि हम अक्सर देखते रहते हैं कि कोई पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति, जैसा कि हम यूट्यूब पर भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा जो लायर वगैरह है वो बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आपको किसी वजह से कोई मामला हो जाए, पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और आपसे टार्चर करे, तो उसमें जो कहे वो लिख लाई हो, साइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो मान्य नहीं होता। मान्य कब होगा? जब वो व्यक्ति कोर्ट में जा करके एडमिट करेगा। यहाँ पर भी यही कहा गया है, जो दस्तागिरी वर्सेस स्टेट वाला मामला था 1960 का, उसमें भी यही कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर एक्यूज्ड है तो वो इनफ नहीं है कि उसने जो स्टेटमेंट दिए हैं पुलिस कस्टडी में, उसे कोर्ट में आकर के भी कहना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कस्टडी अगर देखा जाए तो सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या कहता है कि नेसेसरली मीन फॉर्मल अरेस्ट बाय द पुलिस। तो कस्टडी का मतलब ये सेक्शन 27 कहता है कि पुलिस अगर अरेस्ट कर ले तो उसे हम कस्टडी मानेंगे। अगर देखा जाए कोर्ट ने जो है बहुत सारे जो है ऐसे प्रयास किए हैं कि जो कानूनी हमारे धाराएं हैं उसमें किस तरीके से इसे डिफाइन किया जाए। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC है, इसका सेक्शन 100 क्लास 4 और सेक्शन 100 क्लास 5 ये भी कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंस विटनेस हैं उनको सर्च और सीजर के समय में जो है हमें ध्यान उनके प्रेजेंस का होना आवश्यक है। यानी अगर हम सर्च कर रहे हैं किसी व्यक्ति के प्रीमाइसेस को, घर को सीज कर रहे हैं, वहाँ पर भी एविडेंस होना चाहिए। और जो डिस्कवरी एंड सीजर ऑफ बॉडी, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी अगर डिस्कवरी कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसके क्लोथ, वेपन वगैरह जो मर्डर हुए हैं वो हमें कलेक्ट करना चाहिए एविडेंस के तौर पर। मुशीर खान वर्सेस बादशाह खान एंड अदर्स स्टेट ऑफ MP 2010 का केस है, जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि अगर हमारे पास कोई डिस्कवरी कर रहे हैं जो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस के सेक्शन 27 के तहत हम कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो एविडेंस है वो रिलायबल होना चाहिए और वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। इस वजह से कोई कंप्लायंस नहीं, जो सेक्शन 100 क्लास 4 और सेक्शन 100 क्लास 5 CRPC के हैं उससे कंप्लायंस नहीं हो रहे हैं तो हम उसे एविडेंस को डाइल्यूट कर देंगे, उसमें छेड़खानी कर देंगे, ऐसा नहीं किया सकता है। जो सेक्शन 100 है वो क्या करता है, एक्चुअल में जो कंपेल करता है कि जैसी चीज़ें जो हैं जो सर्च के समय प्रोड्यूस किए जाए। अगर सेफ गार्ड की बात करें, जो सर्च होते हैं उसमें प्रोसीडिंग होते हैं, ये कंपल्सन है नहीं है टू बी रीड इनटू डिस्कवरी ऑन द बेसिस द फैक्ट वॉलंटरली डिपोज। अगर कोई वॉलंटरली डिपोज्ड है उस फैक्ट को हम एक्सेप्ट करना कोई कंपल्सन नहीं है। अगर देखा जाए टॉप कोर्ट ने NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस सुनील 2010 के मामले में भी इस बात को कहा था। आगे देखते हैं, अगर हम देखा जाए तो जो पुलिस कभी गिरफ्तार किसी व्यक्ति को करती है, कोई केस बनता है तो एक पंचनामा क्रिएट किया जाता है और पंचनामा एक तरीके से देखा जाए तो रूल ऑफ कासन एक रूल की तरह है, पुलिस के लिए एक रूल की तरह है, लेकिन वो कंप्लायंट नहीं, वो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द लॉ नहीं है। तो लॉ और रूल में क्या डिफरेंस होता है? रूल जो है डे टू डे जो है किसी काम को करने के लिए बना दिए जाते हैं, लेकिन लॉ जो है बहुत लंबे प्रक्रिया का एक देन होता है जो कि रिटेन होता है। तो उन्होंने कहा कि जो है लॉ ये नहीं हो सकता, ये रूल हो सकता है। आगे देखा जाए सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक ही व्यक्ति जो पुलिस है वो प्रोटेक्शन भी करता है और वही जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वही केस लॉन्च करता है, फाइल करता है। यहाँ पर एक चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है कि आरोप लगते रहते हैं। तो जस्टिस मालिमत कमेटी की रिपोर्ट और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था, कोर्ट ने भी अपने व्यू को रिप्रेजेंट किया है कि जो एक स्टैंडर्ड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन बनाने चाहिए और एक जो है इससे हमें एक प्रिंसिपल बनाना चाहिए जिससे कि हम इसको अलग अलग कर सकें। जो व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो प्रोटेक्शन दे रही है पुलिस, एक्चुअली पुलिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये डाउट नहीं है बिल्कुल कि क्वालिटी जो है हमारी इससे इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जो पुलिस की प्रेजेंट टाइम है उसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब रहती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की एक अलग टीम ही रहेगी तो क्या करेंगे, जो साइंटिफिक टूल है उसका प्रयोग करेंगे तो शायद हमारे जो है टेक्निकलिटीज़ की जो शुरू में हमने बात की, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टेक्निकलिटीज़ की वजह से लोग जो है बच जाते हैं, तो वो बचने की संभावना कम हो जाएंगे। अगर देखा जाए जस्टिस मालिमत कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इन्वेस्टिगेशन विंग शुड बी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर विंग। तो लॉ एंड ऑर्डर विंग को जो ये मेंटेन करते हैं इससे बिल्कुल अलग होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेपरेशन हो जाए तो बहुत बड़ा पैनेसिया हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी हमें प्रयास की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं अगर इनके अब्सेंस में होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोई और देखेगा, जो जांच कोई और करेगा, हो सकता है कुछ चीज़ें समस्याएं आएँ।
आगे आर्टिकल में कहते हैं कि जो इफर्ट पुलिस कर रही है, जो एक्चुअल में जो राज्य सरकारें कानून में क्या क्या परिवर्तन करने के लिए, उसे रिफॉर्म लाने के लिए क्या क्या किया है, इसका भी जो है चर्चा होनी चाहिए। केवल पुलिस के साथ ही जो पुलिस जो इरेगुलरिटीज कर रही है उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टेट भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है, इसका जो कमीशन ने, जो लॉ कमीशन ने, उसने ये रिकमेंड किया, ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या है कि पुलिस सिस्टम जो अंडर स्टाफ है, वहाँ पर जो है स्टाफ की कमी है और सफिशिएंट प्रायोरिटी एक्चुअल में इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम होती है। क्राइम की इन्वेस्टिगेशन इनका जो है प्राइम फैक्टर नहीं होता है, जिसके वजह से भी समस्याएं हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो हमें जो है पीरियडिक एक्सरसाइज की जानी चाहिए। इनका स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं इनका ये भी एक स्किल है, और इसमें जो है एक अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि एक हर व्यक्ति जो है जानते हैं उसके समय के साथ ट्रेनिंग करना आवश्यक है। अगर देखा जाए तो प्रकाश सिंह एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2006 का केस है, जिसमें कहा गया था कि जो कुछ चीज़ें उसमें सामने आई थी। तो पहले देखा जाए प्रकाश सिंह क्या है, एक्चुअल में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी उत्तर प्रदेश और जीडीपी जो है आसाम भी रह चुके हैं, और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ जितने कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उस सभी कमीशन के प्रीवियस कमीशन के उन्होंने क्या किया, कमेटियों के रिपोर्ट का रिव्यू किया, और एक्चुअल में आउट ऑफ द टोटल 7 जो डायरेक्टिव जो कोर्ट के द्वारा बनाए गए थे, उसमें उन्होंने पाया कि जो सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर से हम अलग कर रहे हैं, ये जो है जल्दी की जाने की आवश्यकता है, और इसमें हमें बेटर एक्सपर्टीज लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इसमें डे टू डे और इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा सबसे पहले ये उन शहरों या अर्बन एरिया में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है जहाँ पर 10 लाख या उससे ज़्यादा आबादी है, उसके बाद हम धीरे धीरे उससे कम और फिर गांव की तरफ बढ़ना चाहिए। नहीं, हम ओवरऑल पूरे पैन इंडिया बेसिस या पैन स्टेट बेसिस इसे अप्लाई नहीं किए जाने चाहिए। उनका मेन मोटो था कि हमें पायलट बेसिस पर इसे अप्लाई करनी चाहिए। अब स्टेट की रिस्पॉन्स में देखा जाए तो जो जो प्रकाश सिंह है, उन्होंने किताब लिखा है द स्ट्रगल फॉर द पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया 2020 में। उन्होंने क्या कहा, 17 स्टेट हैव बीन टेकन मेजर टू सेपरेट द इन्वेस्टिगेटिव एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ द पुलिस। तो 17 ऐसे राज्य भारत में जिन्होंने कुछ कदम भी उठाए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन की जो पुलिस होगी वो अलग अलग होगी, और रिमेनिंग जो है अदर स्टेट देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्टिव बनाया ही नहीं है कि उसमें सेपरेशन को अलग किया जाए। अगर देखा जाए 7 डायरेक्टिव जो है उसमें करीब 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गुड और सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में काम किया, और 20 ऐसे स्टेट है जिन्होंने पुअर या एवरेज रूप से काम किया है। एक्चुअल में देखा जाए तो स्टेट जो है खुद ही नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के टीम जो है अलग अलग हो। आगे देखा जाए द पुलिस अथॉरिटी आर हाउएवर अवेयर दैट द अनलेस एडिशनल मैन पावर इज सैंक्शन्ड एक्सेप्ट इन मेजर सिटीज सच ए दिल्ली एंड मुंबई इट इज़ पार्टिकुलरली डिफिकल्ट। तो पुलिस को भी ऐसा लगता है कि दिल्ली और मुंबई में तो सफिशिएंट पुलिस है, लेकिन अन्य शहरों में पुलिस नहीं है। इसलिए अगर सेपरेशन करना हो तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए जो 2 अलग अलग विंग बना रहे हैं उसमें लैक ऑफ मैन पावर है, तो उसमें मैन पावर के ह्यूमन रिसोर्स की और ज़्यादा जो है अपॉइंटमेंट करने की आवश्यकता है। अगर आगे देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो एक जो है इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जो है डाटा नहीं कलेक्ट करेगा। आल्सो देखा जाए तो उसे एनेबल है उसे अपग्रेड करने में, उसकी स्किल को जो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ शॉर्टेज है ऑफिसर की, इससे भी हमें देखना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअल में अब क्या करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टेप फॉरवर्ड काम करना चाहिए, और उसे जो है सभी राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को एक पूछना चाहिए कि रिपोर्ट जो है बनाने के बाद कहना चाहिए कंप्लायंस करें, और डायरेक्टिव जो बनाए गए हैं उस जैसा कि हमने कहा 7 डायरेक्टिव हैं, उन 7 डायरेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर के बाद में ध्यान रख, लेटर एंड स्पिरिट दोनों में ही बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जो कहते हैं उस कथन और करने में सिमिलरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन सही होगा और जाँच जो है तब तेज़ी से बढ़ सकेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है फर्स्टी टाई। फर्स्टी टाई देखा जाए तो फिर से मामला आ गया है इंडिया और कनाडा, जो भारत और कनाडा के बीच जो है वीज़ा इशू को लेकर के मामले चल रहे हैं। एक्चुअल में जो निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, खालिस्तानी मूवमेंट से मामला है, और देखा गया कनाडा गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिए बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत रॉन्ग मैनर में दिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया। उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लेटेस्ट में एक मूव लिया है और उन्होंने कहा कि जो कनाडा के
जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या को उन्होंने कहा कि 62 से 21 तक लाने की बात कही है। तो जिससे देखा गया कनाडा के डिप्लोमेसी में उसके जो एम्बेसडर ऑफिस में कुछ समस्याएं आने शुरू हो गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हमें जो है डिप्लोमेसी को ये ध्यान रखनी चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए डिप्लोमेसी में अगर हम नंबर ही कम करेंगे, डिप्लोमेसी को ही टारगेट करेंगे, ऐसा जैसा कि सबसे पहले शुरुआत कनाडा ने ही किया है। उसने भारतीय जो है कुछ ऑफिसर को वापस जाने के बाद फिर भारत सरकार ने रिटेलिएटरी जो है का एक्शन में लिया। तो अगर देखा जाए तो अगर हमें डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करना है तो ये जो है डिप्लोमेसी ही स्ट्रांग कर सकते हैं, न कि उसे दूर भगा करके किया सकता है। अब कनाडा ने जो है कंटिन्यूस एक प्रोफरिंग कर रहा है, वो लगातार कह रहा है कि भारत जो है इन्वेस्टिगेशन में सहायता करे, कोऑपरेट करे, लेकिन फिर भी उसने आज तक कोई एक भी सबूत नहीं दिया भारत के खिलाफ। इसलिए जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो भारतीय कोई भी ऑफिसर क्यों सपोर्ट करेंगे, भारत क्यों सपोर्ट करेगा। अब देखा जाए जो सस्पेंशन ऑफ वीज़ा हुए हैं कनाडा का कैनेडियन इंडियन सिटीजन का, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि जो है एक्चुअल में उनकी जो है भारत में संख्या घटाई जा रही है। अब उनके सामने समस्या है कि जो वीज़ा सर्विस है उससे भी हाल्ट है, बंद किया गया है, लेकिन उनके कुछ ऑफिस को ही बंद किया गया है। जैसे कनाडा का देखा जाए फॉरेन मिनिस्ट्री ने करीब 41 में से 41 ऑफ द डिप्लोमेट्स इन देयर फैमिली कॉलिंग इंडिया, तो जो 41 लोगों को वापस बुलाया जा रहा है। तो इससे एक सामने आ रहा है वियना कन्वेंशन सामने आ रहा है कि वियना कन्वेंशन का भारत सरकार जो है वायलेशन कर रही है, जो कि इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साफ साफ कहा कि हम वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अगर उसके आर्टिकल 1101, तो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 1101 जो है अथराइज भारत को करता है, रिक्वायर दैट द साइज ऑफ मिशन वी केप्ट विद इन लिमिट, तो हम जो है एक लिमिट में रख सकते हैं, इसलिए इसमें हमारे वियना कन्वेंशन का कोई उल्लंघन नहीं है। अगर देखा जाए कनाडा ने जो है कहा है कि उसके चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, मुंबई में कुछ ऐसी चीज़ें उसके ऑफिस स्टाफ की कमी होने की वजह से वो वीज़ा सर्विस जो है आगे नहीं दे पाएंगे या बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उन्होंने कहा कि हम सारी सेवाएं सिर्फ नई दिल्ली से ही जारी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे सामने एक्चुअल में क्या चीज़ें सामने आ रही है। जो स्टूडेंट है, टूरिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, लेकिन किन्हीं भी दो देशों के बीच एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, भारत और कनाडा का मॉडल सेम है। जैसा कि हम जानते हैं भारत का जो संविधान है आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट। तो ये वर्ड एक्चुअल में अमेरिका से नहीं लिया गया, कनाडा से ही लिया गया है, कैनेडियन मॉडल ही लिया गया है। और भारत में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न भी हैं जो कैनेडियन मॉडल के ही हैं। तो इस मॉडल को जैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं, ये मॉडल कैनेडियन मॉडल ही है। तो अगर हम देखा जाए तो हमें एक दूसरे को करीब आने की ज़रूरत है, लेकिन कनाडा की जो पॉलिसी है एक्चुअल में जो पूरे वर्ल्ड के टेररिस्ट हैं उन्हें अपने यहाँ शरण देता है। उसको लगता है कि हमारे यहाँ जो है बहुत पैसा ये सब ले करके आएंगे, बिजनेस करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए हेवन बनता जा रहा है। जैसा कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी अपने जो विरोध जता चुके हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें और टाइम मजबूत करने की ज़रूरत है, न कि तोड़ने की। आगे देखा जाए तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी नाम से एक जो है आर्टिकल आया है कि किस तरीके से आज ही विश्व में जब हम बात करते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम की बात करते हैं, वहाँ पर भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। एक अपॉर्चुनिटी ही मिस हो गई, किसकी? एक पूरे देश की। ये बात हो रही ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो जो वहाँ की आबादी, जो मेन पर्सन जिनको आज भी एबोरिजिनल कहा जाता है, आदिवासी हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनके जो है उनको कोई राइट्स ही नहीं मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के करीब 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो बाहर से आकर के बसी हुई है, और वो जहाँ पर जो लोग थे उन सबको इन लोगों ने मार डाला। जो बहुत थोड़ी संख्या, हम करीब 5-10% बचे हैं, उन्हीं की संख्या वहाँ पर है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअल में जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम एक रेफरेंडम कराएंगे, इन जो आदिवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, हम इनको भी जो है राष्ट्र के निर्माण में योगदान में इनके योगदान को भी जो है आगे बढ़ाएंगे। तो जो एबोरिजिनल हैं, जो टोरेस स्टेट वाले हैं, स्टेट आइलैंड के जो निवासी हैं, उनको शामिल करने की बात की गई थी। उनकी भी वॉइस हमारे पार्लियामेंट में आने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए। तो पार्लियामेंट ने जो है एक रेफरेंडम कराया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए इन वल्नरेबल ग्रुप के खिलाफ ही वोटिंग हो गई, और वहाँ के जो पॉपुलेशन है 60% लोगों ने
इससे रिजेक्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, पूरी अपॉर्चुनिटी ही गायब हो गई, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग अगर सपोर्ट करते तब जा कर के आता रेफरेंडम, लेकिन 60% लोग तो इसको रिजेक्ट ही कर दिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट फर्स्ट टाइम 50 सालों में होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसका आइडिया देखा जाए तो सबसे पहले 2017 में एक इंडिजिनस पीपल के समिट में किया गया था, और उसी समय कहा गया था उलूरू स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है वहाँ की बात है। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंडिजिनस कम्युनिटी को एक्चुअल में उनका स्थान देना चाहते हैं, और जो ट्रूथ टेलिंग अबाउट द आवर हिस्ट्री, उन्होंने कहा हमारी जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसे हमें समझने जानने पढ़ने की आवश्यकता है। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज ने जो है अनाउंस किया है, उन्होंने फिर भी एक मार्च 2023 में रेफरेंडम की बात कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि फार्मलाइज करेंगे, रिकॉग्निशन देंगे ऑस्ट्रेलियन को जो अराइव आए हैं, जो बाहर से आए हैं, उनके साथ साथ जो ये हमारे एक्चुअल में मेन पर्सन है, जो हमारे ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, करीब 60,000 पुराने कल्चर भी वहाँ पर पाई गई है। उन्होंने कहा कि उनको भी हम सेव करना चाहते हैं, इसलिए हमें इनको भी साथ लेने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर दुख की बात है कि नॉन इंडिजिनस जो ऑस्ट्रेलियन है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन खैर अल्बनीज ने कहा है कि अगर 2025 के इलेक्शन में जीतते हैं तो फिर से इस तरीके का कोई कोशिश करेंगे। अब देखा जाए तो इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस करते हैं जो इंडिजिनस पीपल है, और उनके बहुत सारे जगहों पर देखा जाए तो रास्ते ही बंद हैं, और वो जो है बहुत समस्याओं को झेलते हैं। लेकिन वहाँ पर एक नो कैंपेन एडवोकेट भी चल रहा था, और इसमें ये भी देखा गया है कि जो मेंबर हैं, स्पेशली जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं इंडिजिनस कम्युनिटी के ही, जो वहाँ पर मूल निवासी हैं, उन्हीं के कम्युनिटी के उन्होंने अर्ज किया पार्लियामेंट में तो 4.8% इनका जो है रिप्रेजेंटेशन है, और इतनी तो पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग सिख है, यानी इंडिजिनस पीपल जो है इनकी जितनी टोटल पॉपुलेशन उससे ज़्यादा वो फेयर, उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पा रहे हैं। इसका मतलब वो फेयर रिप्रेजेंटेशन के पक्ष में है। तो देखा जाए तो सेवरल इंडिजिनस लीडर जो हैं उन्होंने आर्गूमेंट किया कि लीगली बाइंडिंग नेगोशिएटेड एग्रीमेंट बनाने की बात हुई, जो गवर्नमेंट है और इंडिया जो फर्स्ट नेशन पीपल है और गवर्नमेंट के बीच एक नेगोशिएशन होने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ दुख की बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया में बाहर से बसने आए उन लोग आज अपने आप को प्रमुख मान रहे हैं, और उन लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए गए, और आगे भी उनके इंटेंशन नहीं है। परंतु एल्बनीज जो कि खुद एक गोरे व्यक्ति हैं, वाइट पर्सन है, उन्होंने इच्छा जाहिर कर दिया है कि 2025 के इलेक्शन में अगर वो जीत के आते हैं तो फिर से वो रेफरेंडम लाएंगे, जो कि एक अच्छा मूव है। अब देखा जाए वॉइस की बात की जाए तो एक बाइंडिंग ट्रीटी है, एक प्रो इंडिजिनस इंटेंशन होनी चाहिए लॉ मेकर को। जब तक कि ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जो एक इंडिकेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लाइफ प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो इंडिजिनस पीपल की भी अपनी लाइफ है, उनकी जो है हमें उसको जो ऑस्ट्रेलियन के अदर पर्सन है उनके साथ पैरिटी बनाने की आवश्यकता है, उनके साथ इक्वलिटी की आवश्यकता है। तो जो देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसे जो है अनसेटल्ड क्वेश्चन की तरफ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो कॉलोनियल पास्ट है उनसे बचने की आवश्यकता है, इसलिए उनको साथ में लाने की ज़रूरत है। खैर वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन चूंकि मामला एक बार सामने आ चुका है तो आज नहीं तो कल ये जो है एक आंदोलन के रूप में सामने आएगा, और फाइनली उन लोगों को जो इंडिजिनस पीपल है, जो वहाँ के एक्चुअल मूल निवासी हैं, उनको उनके राइट्स मिलेंगे। तो ये था आज का आर्टिकल। एक जो और आर्टिकल एक्चुअल में पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो बिहार में कास्ट सेंसस हुए हैं, फिर अलग राज्यों में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, भारत सरकार को कराने चाहिए कि नहीं, क्या इससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का आर्टिकल। सो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।